हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में शिलोंग जो कि मेघालय का शहर है, हालिया जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। एशिया पैसिफिक एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक का आयोजन भारत करेगा। मरणोपरांत भारत का जो सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है, विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को। इक्ष्वा मृत्यु को लीगल करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी कंट्री बना है उरुग्वे। दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया ये भी हाल ही में फिर से कैमरून के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं। आईएनएस सतलज जो है, इसने भारत मॉरिशस का 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंप्लीट किया है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव जिसका नाम उद्भव उत्सव है, इसकी जो शुरुआत है या आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ मुंबई में किया। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का कौन सा सेशन है जो कि 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ, तो ये इसका 8वां एडिशन है। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट ये साउथ कोरिया होस्ट कर रहा है। हाल ही में केरला ने आईटी विजन 2031 प्लान का ड्राफ्ट पेश किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया? तो आने वाला जो साल है यानी कि 2026 का वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया, यानी कि आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। आप सभी को मालूम है इस साल का जो 22वां आसियान समिट है ये कहाँ आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर मलेशिया में, जिसकी थीम रही थी समावेशिता और स्थिरता यानी कि इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस दौरान ये घोषणा की गई। सबसे पहले तो हम जानेंगे आसियान के बारे में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 8 अगस्त 1967 1967 फॉर्मेशन ईयर है। बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। अभी मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है कुआलालंपुर में, जिसके प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। यहाँ से हम आसियान का डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो इसकी मेंबर कंट्री अभी तक आप 10 पढ़ रहे थे। म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया। कितने हुए? 6। सिंगापुर, ब्रुनेई 8, इंडोनेशिया, फिलीपींस 10। और आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं कि ऑफिशियली तौर पर इसका 11वें नंबर का मेंबर कंट्री ये ईस्ट तिमोर बन गया है। तो एडिशनल तौर पर अब आपको ये भी रिलेट करके याद रखना है। यहाँ से यदि मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं तो 2027 का टारगेट ईयर भारत का है फाइलेरिया से मुक्ति का। इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो भारत का जो पहला मानव युक्त मिशन है जिसका नाम है गगनयान, ये भी 2027 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है और खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट इसने 2035 रखा है। इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य ये रखा है 2040 तक का। और 2030 का लक्ष्य भारत का मलेरिया मुक्ति का है। यदि पूछा जाए कि टीबी मुक्ति का लक्ष्य क्या है तो ये हो जाएगा 2025। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट ईयर आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम जिसका नाम है फेलियन कॉन्स्टलेशन ये लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाना है स्टेलेरस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दुनिया का जो पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम है ये हांगकांग की जो स्टार्टअप कंपनी है स्टेलस टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसका विकास किया जा रहा है, जिसका नाम फेलियन तारामंडल दिया गया है। और ऐसी प्रणाली को दुनिया में अभी तक कहीं स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि इसे लॉन्च करने की योजना है। और ये प्रणाली वैश्विक स्तर पर यदि हम ग्लोबली देखें तो वायुमंडलीय गतिशीलता को समझने के लिए 3D विंड के या 3D आयामी हवा के डेटा को कैप्चर करने का काम करेगी। ये प्रणाली हांगकांग का स्टार्टअप कंपनी है स्टेलस टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा बनाई जा रही है। नाम है फेलियन तारामंडल, जो कि एक चाइनीज पवन देवता के नाम पर रखा गया नाम है। काम क्या करेगा ये मैंने बता दिया है। तो इस प्रणाली के दूरगामी प्रभाव जो होंगे वो ये होंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, विमानन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, साथ ही बीमा मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर नासा लिखा हुआ है। नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। दिंगतारा ध्रुव स्पेस ये भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है।
तो नासा का प्रेफायर मिशन आप लॉन्च जो हुआ था रिसेंटली वो रिलेट कर सकते हैं। प्रेफायर मिशन ये ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए नासा ने लॉन्च किया था। अब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हम देखते हैं जो भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी से हमने रिलेट करके पढ़े थे। लीप 1 ये किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? अगस्त के महीने का करंट अफेयर है जो कि ध्रुव स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। लीप की फुल फॉर्म बनती है लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। हैदराबाद का जो स्टार्टअप कंपनी है टेक मी टू स्पेस, इसके द्वारा भारत का पहला थिंकिंग सैटेलाइट यानी कि सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया जाना है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हैदराबाद की कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी, इसने भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा करी। इसरो का 101वां मिशन था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये फेल हो गया था। दिंगतारा का मिशन स्कॉट ये अंतरिक्ष पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस जो कि भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक इंजन है, मतलब कि स्काई रूट के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन का नाम धवन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश ने ऑफिशियली तौर पर दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन टर्म लिखा हुआ है ना, ये हम समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आया, येन जो है आपकी ये जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि भारत की रुपया है, सेम उसी तरीके से आप कह सकते हैं। तो जैसे कि मार्केट में ना बिटकॉइन होती है जो क्रिप्टो करेंसी होती है, तो उसका जो वैल्यू है या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी एकदम से इसकी वैल्यू ऊपर चली गई, कभी एकदम से नीचे आ गई, तो वो फिक्स नहीं रहती। तो ये जो स्टेबल कॉइन का आप कह सकते हैं वैल्यू होती है ना, वो स्टेबल होती है, नाम ही स्टेबल कॉइन है, तो ये स्थिर रहता है। तो जिसका इस्तेमाल ट्रेडिंग, सेविंग और जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं ना, इसमें किया जाता है। रिसेंटली ये जापान के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और JPYC के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे समर्थन मिला है जापानीज येन और सरकारी बॉन्ड का। जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड द्वारा ये समर्थित है। अक्टूबर में लॉन्च किया गया। जापान की कैपिटल टोक्यो करेंसी येन, यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री शाने ताकाइची बनी है। पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इस्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। माउंट शिनमोए ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। हिरोमाशा उकारावा जापानीज मुक्केबाज जिनका निधन हुआ। स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब इसने लॉन्च किया। भारत जो है ये जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री जिमेक्स ये एक्सरसाइज है। भारतीय तटरक्षक बल और जापान का जो तटरक्षक बल है, इसने चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास नाम आयोजित किया जिसका कोड नाम जाम आता है, जिसका जापानीज भाषा में मतलब होता है बाद में मिलते हैं। जापान में प्रमुख रूप से 4 द्वीप हैं। एक तो है होन्शु, दूसरा हो जाएगा क्यूशु, तीसरा हो जाएगा सिकोकू और चौथा इसमें हो जाएगा हकाइडो। जापान की कैपिटल जो टोक्यो है ना, ये इसी होन्शु द्वीप पर स्थित हो जाएगी। किस देश ने बुरे वेस्टनिक नामक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये रिसेंटली किया गया है रशिया के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है, ये इसकी पावर है। और परीक्षण के दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करी है। रशिया का ये दावा है कि ये मिसाइल अमेरिका और नाटो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने में सक्षम है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। MiG-21 लड़ाकू विमान जो हमने करंट अफेयर में पढ़ा था, ये रशिया के साथ डील रही है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश रशिया है। इसने अपने शुक्र ग्रह वेनेरा डे मिशन की घोषणा करी है। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर प्रदान करेगा। इंदिरा एविया इंदिरा 2 एक्सरसाइज है। भारत रशिया के बीच जो समझौता है ये S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के है। भारत रशिया के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता हुआ है। वर्ष 2025 में $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को रशिया ने मंजूरी दी। अपने नागरिकों को फ्री में कैंसर वैक्सीन लगाने जा रहा है। और काला सागर में तेल रिसाव के कारण यहाँ पर फेडरल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। चाइना की यदि बात की जाए तो यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ का एक करंट अफेयर आप रिलेट कर सकते हैं कि जो चाइना है ये दक्षिणी चीन सागर में 2 किलोमीटर की गहराई पर, या आप कह सकते हैं 2000 मीटर की गहराई पर एक समुद्री अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। चांद्रयान-1 ये ईरान का पहला स्वदेशी सैटेलाइट था जो कि इसने लॉन्च किया था। और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है जो कि मानव युक्त मिशन पर काम कर रही है। गगनयान जिसका नाम है 2027 तक लॉन्च कर सकती है।
अगला सवाल है, किस देश ने राजधानी दिल्ली में आयोजित कोग निवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब जीता? रिसेंटली ये जीत लिया है अपने ही देश भारत ने। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हरा करके ये जो कोग विनेरा इंटरनेशनल पोलो कप है, ये खिताब अपने नाम किया है। वैसे दिल्ली ने ना इस साल खो खो वर्ल्ड कप की भी मेजबानी करी थी, फर्स्ट टाइम। खो खो वर्ल्ड कप 2025 जनवरी में आयोजित किया गया था, जिसमें कि भारत ही विजेता था, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में। सवाल छठवा है, भारतीय सेना ने हाल ही में किसके द्वारा डिजाइन किया गया जो एसडीआर है यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, इसका पहला बैच खरीदा है? तो ये जो एसडीआर है ये डेवलप किया गया है बीईएल के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी इसमें सहयोग है, यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित और बीईएल द्वारा निर्मित ये जो एसडीआर है यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंडिंग रेडियो है, ये सुरक्षित और रियल टाइम संचार को बेहतर बनाएंगे, जिससे कि युद्ध क्षेत्र में सेना की परिचालन तत्परता मजबूत होगी और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आप कह सकते हैं। बीईएल का फॉर्मेशन ईयर 1954, बैंगलोर में हेडक्वार्टर मनोज जैन अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की बात की जाए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 फॉर्मेशन ईयर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और समीर कामत इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो यहां से डीआरडीओ के बारे में हमने देख लिया। एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली विकसित की है, तो इसका परीक्षण जो है ना ये डीआरडीओ के ही द्वारा किया गया था। अग्नि प्राइम की मैं बात कर रही हूँ। लॉजन एंड टर्बो एलएनटी के द्वारा जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में यह डिजाइन की गई है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यदि बात की जाए तो हालिया ये भारत की नई महारत्न कंपनी बनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा बैंगलोर कर्नाटका में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन तुमकुरू में किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सवाल सातवां है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। पूछा जा रहा है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह में जो आयोजन किया जा रहा है, इसकी थीम हिंदी में कहें तो सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, इंग्लिश में कहें तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। तो ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, ये सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी यानी कि प्रोबिटी को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण के लिए जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट डे का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1 अक्टूबर विश्व अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, 4 अक्टूबर विश्व पशु संरक्षण दिवस, 6 अक्टूबर पर्यावरण दिवस, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 10 अक्टूबर हो जाएगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्टल डे, 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर है, वर्ल्ड फूड डे है 16 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 27 अक्टूबर को मनाया गया। अगला सवाल है, यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें कि दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते, व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल ये इन्होंने जीता है ग्रीस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो रोड्स ग्रीस में आयोजित 40वें यूरोपीय शतरंज क्लब 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें कि दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते। दिव्या देशमुख वही हैं जो कि देश की पहली महिला फाइड शतरंज खिलाड़ी बनी है। डी गुकेश ये सबसे कम उम्र में शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बने थे दिसंबर 2024 में 18 वर्ष की उम्र में। यहाँ पर सिर्फ शतरंज के करंट अफेयर मैंने ऐड किए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने यूएई में आयोजित फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट जीता। आरनी लोहाटी देश की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड महिला चेस प्लेयर बनी है। दिव्या देशमुख का फैक्ट बता चुकी। इस साल फाइड वर्ल्ड कप की मेजबानी अपना देश भारत करेगा गोवा में। पहला शतरंजी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन सऊदी अरब में किया गया, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। देश के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा है। नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन के नाम। पेरिस में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम भी मैग्नस कार्लसन ने जीती। 38वें क्रम का कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट पा इनियान ने जीता और विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब प्रणव वेंकटेश के नाम रहा है। किसे उर्सुला के
ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसके विजेता जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वज्र चंद्रशेखर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये एक श्रीलंकाई लेखक है। वज्र चंद्रशेखर को उनके उपन्यास रेक्स फॉल के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार फिक्शन के ऐसे कार्य को दिया जाता है जो शक्ति, स्वतंत्रता और मानव के स्थान जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अन्वेषण करता है। विजेता कौन है? इनका पुरस्कार यानी कि किस उपन्यास के लिए मिला है? रेक्स फॉल हो गया। पुरस्कार राशि $25,000 की है और पुरस्कार का उद्देश्य क्या है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब 2025 में जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड रहे, इस समय हम डेली ही रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ मैं आपको 8-10 पढ़ के बता देती हूँ, बाकी डेली रिवीजन हो रहा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कृषि मीडिया अवार्ड अमसी प्रसन्न कुमार को, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म को, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार सुनील अमृत को, सखारोव पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया के मिज्मा अमाग्लोबेली को। विज्ञान रत्न सम्मान जो है ये मरणोपरांत जयंत विष्णु नर्लिकर को मिला है। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी के नाम। 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल के नाम। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह जी को मिला है। सवाल 10वां है, इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान कौन सा है जिससे जमैका जूझने वाला है? जमैका जो कि एक कैरिबियाई कंट्री है, तो ये मेलिसा तूफान से प्रभावित होने वाला है। ये तूफान वर्तमान में 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और इसे कैटेगरी 5 में रखा गया है। बीते कुछ दिनों में मैंने आप लोगों को तूफानों की 5 कैटेगरी बताई थी, तो कैटेगरी 5 सबसे घातक मानी जाती है। तो हरिकेन की सबसे खतरनाक श्रेणी हरिकेन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस एरिया में जो तूफान आएंगे ना, चक्रवात, उसे हरिकेन ही कहा जाता है। तो इसमें हवा की रफ्तार 252 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है, जिसमें कि समुद्र में ऊंची लहरें, तूफानी ज्वार कई मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी संभावना भी बन जाती है। हालिया जो हमने तूफान या चक्रवात देखे हैं, हमने मोन्था चक्रवात के बारे में पढ़ा था, जिसका नामकरण थाईलैंड ने किया। अरब सागर में जो शक्ति चक्रवात बना, नामकरण श्रीलंका ने किया। सुपर टाइफून रागासा ने प्रभावित किया हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण चाइना को। पोडुल ने तबाही मचाई थी ताइवान में, नामकरण उत्तर कोरिया ने किया। रेमल ये बंगाल के तटों से टकराया था। ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया, अल्फ्रेड इसका नाम है। तूफान यागी से प्रभावित थे म्यांमार, लाओस, वियतनाम। इसके लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। टाइफून क्रेथॉन ने ताइवान में तबाही मचाई थी। बंगाल की खाड़ी में जो दाना तूफान उठा था, नामकरण कतर ने किया था। राफेल तूफान के बाद भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी थी। सवाल 11वां है, दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा ने कौन सा टूर्नामेंट शुरू किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा फीफा आशियान कप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल है। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, गियानी इन्फेनेटो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और फीफा का जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होना है पुरुषों का, ये होना है 2026 में। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा मिलकर के होस्ट करने जा रहे हैं। जो महिलाओं का होगा ये 2027 में होगा, जिसे ब्राजील फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रहा है। मैंने कल आपसे पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस युद्धपोत पर दिवाली मनाई? आंसर था आईएनएस विक्रांत। आज का सवाल है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में है जिसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया? आंसर इसका जो भी आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.